हेलो दोस्तों, बैंकिंग अपडेट्स में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था मई जून के अंतर्गत, एक ऑर्डिनेंस लाया गया था क्योंकि उस समय सत्र नहीं चल रहा था लोकसभा का और राज्यसभा का, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया और एक कानून पास कर दिया गया। और ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना जरूरी होता है। तो उसी ऑर्डिनेंस को अब लोकसभा राज्यसभा में पास होने की प्रक्रिया में वो एक्ट जो है अमेंडमेंट हो चुका है और वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020। जैसे 1949 की जगह अब उसमें 2020 लिखा जाएगा। ओरिजिनली एक्ट वहीं का है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट 2020 का है। इसको लोकसभा और राज्यसभा ने जो है पारित कर दिया। 14 को ये प्रेजेंट हुआ था, 14 सितंबर को, 16 को ये पास हो चुका है। आइए जानते हैं उसमें क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए और इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ये ऑर्डिनेंस इतनी जल्दी क्यों लाया गया और ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों करी। उस समय जो जैसे पीएमसी बैंक का घोटाला हुआ था, कई लोगों का डिपॉजिटर्स का पैसा फंस गया था, तो उनको क्लियर करने के लिए, उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए उनको जल्दी जल्दी जो कदम उठाना पड़ा था, उसके अंतर्गत ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। अब ये एक एक्ट के रूप में आ चुका है। चलिए देखते हैं इसकी मुख्य बातें क्या क्या है। इस एक्ट की इंपॉर्टेंट जानकारी लेने के लिए जो मिंट की लाइव मिंट की वेबसाइट है, उस वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड, यानी कि ये जो है एक एक्ट के रूप में आ चुका है। लोकसभा राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। इसमें क्या है, इसका जो पहला पॉइंट है, द बिल अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनिशिएट a scheme for reconstruction or amalgamation of bank without placing it under moratorium, यानी कि वो एकदम से कोई भी आदेश पास कर सकता है बिना कोई मोरेटोरियम दिए हुए। अगला जो इसमें चेंज है वो है द चेंजेस विल नॉट अफेक्ट the existing powers of the state registrar of cooperative societies under state law। अब देखिए, जो भी ये कोऑपरेटिव बैंक हैं वो स्टेट जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होता है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनकी पावर पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड ये एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि उस समय जो पीएमसी का केस हुआ था उसकी वजह से। वेडनेसडे को जब ये बिल पास हुआ, उस बात में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी होल सोल सुपरविजन आरबीआई के अंडर में लाने के लिए बिल पास कर दिया गया। और ये ऐसा क्यों किया गया कि लगातार जो है डिटोरिएटिंग जो है कंडीशन हो रही थी, यानी उन बैंकों के लगातार मामले चले आ रहे थे। कई लोगों का जो इन्वेस्टर है, डिपॉजिटर, उनका पैसा डूबता जाता था। इसलिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था उसमें ये अमेंडमेंट किया गया। और पिछले 2 सालों में जो कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल बैंक्स के थे उनको प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। किनको? उनके डिपॉजिटर को। तो उन्होंने क्या कोशिश करी कि उनका जो इंटरेस्ट ना मारा जाए और डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके कंट्रोल में लेके आए। इस बिल के पास होने के बाद जो ऑर्डिनेंस लाया गया था वो अमेंड हो चुका है और अब ये अप्रूव हो गया है और पूरा एक एक्ट के थ्रू हो गया है, जिसमें 1482 अर्बन एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है अब सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो किसके कंट्रोल में आएंगे? तो वो आरबीआई के कंट्रोल में आएंगे। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी स्टेट और नाबार्ड के कंट्रोल में है। ये बात हो रही है अर्बन कोऑपरेटिव और जो मल्टी स्टेट वाले हैं उनकी बात हो रही है, जो एक तरह के कॉमर्शियल बैंकिंग कर रहे थे। एक बार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा सुन लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जो रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन है विदाउट प्लेसिंग अंडर मॉरेटोरियम, यानी इमीडिएट कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो है स्कीम्स ला सकती है जिससे कि इन बैंकों को अमलगमेट किया जाए, किसी में मिक्स किया जाए, मर्ज किया जाए, कुछ भी किया जाए। दूसरी बात, द सेंट्रल बैंक इम्पोजेस मॉरेटोरियम ऑन ए बैंक, द लेंडर कैन नॉट ग्रांट एनी लोन्स और मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम। अगर
मोरेटोरियम पीरियड दिया गया हो, मान लिया 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया, उस दौरान उसमें जो क्रेडिट के फंक्शन है वो सारे बंद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो अगला अमेंडमेंट इसमें हुआ है कि विल बी अलाउड टू इश्यू इक्विटी, कौन, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको अपनी इक्विटी, प्रेफरेंस वाली इक्विटी, स्पेशल शेयर फेस वैल्यू पर और एट ए प्रीमियम टू इट्स मेंबर्स, यानी जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको अपनी इक्विटी यानी एक तरह से पार्टनरशिप को अलॉट करना हुआ, ठीक है। एनी अदर पर्सन रिजाइडिंग विद इन दिस एरिया ऑफ देयर ऑपरेशंस, जो भी उस एरिया में रहते हैं। द बैंक में ऑल्सो इश्यू द अनसिक्योर्ड डिबेंचर और बॉन्ड्स और सिमिलर सिक्योरिटी विद मैच्योरिटी ऑफ 10 और मोर ईयर्स टू सच पर्सन। इन लोगों को जो सिक्योरिटी दी जाएगी वो उसकी जो है 10 और 10 से ज़्यादा सालों के लिए इसकी जो मैच्योरिटी का टाइम होगा वो होगा। अब प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज मैंडेटरी फॉर सच इशूएंस, और जो भी इस तरह की सिक्योरिटी करेंगे, ये इस वाले के लिए बात आ रही है कि ऑल्सो इशू, जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करेंगे उनके लिए आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पर्सन विल बी, नो पर्सन विल बी इंटाइटल, यानी कि नेगेटिव बात है, टू डिमांड पेमेंट टुवर्ड्स द सरेंडर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू हिम बाय ए कोऑपरेटिव बैंक द बिल स्टेज। कहने का मतलब है जो पहले से जिसको इश्यू कर रखा तो उसको ऐसा नहीं कि उसका पैसा लेके उसको पैसा वापस करके आप उसकी सिक्योरिटी ले, वो कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल की प्रॉब्लम है। इसी बिल में ये भी मेंशन है आरबीआई में एग्जेम्प्ट अ कोऑपरेटिव बैंक और ए क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन, जो प्रोविजन है उनमें से किन्हीं प्रोविजंस को एग्जेम्पशंस दे सकता है थ्रू नोटिफिकेशन। दीज प्रोविजंस आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, द क्वालिफिकेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। इन चीजों में कुछ ढील बरती जा सकती है। अगली बात है इसमें कि आरबीआई को अगर जरूरत समझी, आरबीआई इसका पूरा मैनेजमेंट ले सकता है। तो आरबीआई में सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर अप टू 5 years अंडर सर्टेन कंडीशंस। दीज कंडीशन इंक्लूड केसेस वेयर इट इज in the public interest for RBI to supersede the board and to protect, यानी कि वही बात है, पब्लिक इंटरेस्ट और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में वो ऐसा कदम उठा सकता है। इस बिल में अगली बात है कि वो बिजनेस करने के प्लेसेस के बारे में। द बिल डिस्कार्ड द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट कोऑपरेटिव बैंक कैन नॉट ओपन ए न्यू प्लेस ऑफ द बिजनेस और चेंज द लोकेशन ऑफ द बैंक्स आउटसाइड ऑफ द विलेज, टाउन और सिटी इन विच इट इज करेंटली लोकेटेड विदाउट मनी, यानी कि जो ब्रांचें जहां चल रही हैं वो ब्रांचें वहीं चलेंगी, बिना आरबीआई के परमिशन के आप उनको रिलोकेट नहीं कर सकते। इस बिल के आने के बाद जो स्टेट के रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव के, उनकी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द चेंज विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग पावर ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द स्टेट। दिस बिल डज नॉट रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक्स। The amendment is not for central government to take over the cooperative banks। अब ये कौन है, सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा कहा। वो कौन से एरिया हैं जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ये जो अमेंडमेंट बिल आया है ये लागू नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैक्स बोलते हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी उसमें शामिल नहीं होंगी। यानी इस एक्ट के आने से इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दीज टू सोसाइटी मस्ट नॉट यूज द टर्म बैंक, यानी क्या है, वो अपने आप में एक बैंक, बैंकर और बैंकिंग जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगी इन देयर नेम और इन कनेक्शन विद देयर बिजनेस। दूसरा क्या है, एक्ट एज एंटिटी दैट क्लियर्स चेक, यानी वो क्या है, चेक के क्लियर का भी काम नहीं करेंगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं आपके इलाके में, वो उसी तरह काम करती रहेंगी, वो उसके कंट्रोल में नहीं आएंगी।